सबसे पहले हम आपकी एक रियल एस्टेट की जर्नी जानना चाहते हैं कि कितने साल पहले से आपने चालू करा। मुझे रियल एस्टेट का काम चालू किए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। मोटिवेशन क्या रहता था? ग्राउंड लेवल का वर्क है, कैनोपी, पम्फलेट। कोइंसिडेंटली इस फील्ड में आना हो गया था क्योंकि लॉकडाउन के पहले। पूरे हिंदुस्तान का पैसा लोग इंदौर में क्यों लगा रहे हैं? होता क्या है, इंदौर में मैक्सिमम तो लोग होते हैं। इंदौर में कौन सी जगह है जहां पर अगर हम रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें? आजकल आदमी सिर्फ मकान नहीं चाह रहा है, मकान से ज़्यादा नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छे टॉपिक पे लाए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में सूरज वर्मा सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसवी रियलिटी, जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर, प्लॉट खरीदने से लेकर घर के निर्माण तक के तमाम क्वेश्चन या तमाम कन्फ्यूजन या कौन कौन सी आजकल की नई स्कीम है जिसके थ्रू आपको डाइवर्ट किया जाता है, वो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर। तो सूरज सर, सबसे पहले हम आपकी एक रियल एस्टेट की जर्नी जानना चाहते हैं कि कितने साल पहले से आपने चालू करा, क्या सोच के चालू करा, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई? मुझे रियल एस्टेट का काम चालू किए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। लॉकडाउन के बाद ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था और कोइंसिडेंटली इस फील्ड में आना हो गया था क्योंकि लॉकडाउन के पहले जनरली जिस कंपनी में काम कर रहा था, वर्किंग था, वो कंपनी बंद हो गई। तो क्योंकि मेरी वो कंपनी बंद हो गई थी, इसमें मैं वर्किंग था, तो कोइंसिडेंटली मेरा रियल एस्टेट में एंट्री हुई। और कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो रियल एस्टेट में जब मेरी एंट्री हुई, उसके बाद ही मुझे पता चला कि ये जो मार्केट है कितना बड़ा है और इसी यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं कई लोगों के सपने पूरे कर सकता हूँ। तो एंट्री के बाद जब मैंने इस फील्ड में काम चालू किया, बहुत नए नए तरीकों से मैंने काम करने की कोशिश करी थी। जगह जगह जाकर मैंने पंपलेटिंग भी की और सड़कों पर स्टैंडी भी लगाई, कैनोपी भी लगाई। ये सारी चीज़ों से होकर के गुजरा हूँ, जब जाकर के मैं आज खुद की कंपनी स्टेब्लिश कर पाया। मोटिवेशन क्या रहता था? मतलब बड़ा ग्राउंड लेवल का वर्क है, कैनोपी, पम्फलेट, वहाँ से एक बेसिक लीड जनरेट होती होगी, फिर आपके ऊपर वाले काम करते होंगे, तो ऐसा नहीं लगता होगा कि यार मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ और सबसे कम सैलरी मुझे मिल रही हो या नहीं, सबसे कम ऐसा तो कभी पैसा? सोचने में नहीं आया क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद कम से कम सैलरी जो मुझे रियल एस्टेट से मिलती थी, वो भी मेरी लास्ट सैलरी से ज़्यादा ही होती थी। तो इस टाइप का डीमोटिवेशन कभी नहीं आया। मोटिवेशन इस चीज़ के लिए हमेशा रहा कि अल्टीमेटली मैं जो काम कर रहा हूँ, उससे किसी न किसी को मैं घर दिला रहा हूँ, मतलब किसी न किसी का मैं सपना पूरा कर रहा हूँ। तो आज के समय में लोगों का घर खरीदना एक सपना ही होता है। ज़िंदगी भर की एक पूँजी होती है जो एक घर में लोग लगाते हैं। एक बार घर खरीदने के लिए आने वाले 20 साल तक रिज़र्व हो जाते हैं। सर, अभी तक आपने कितनी प्रॉपर्टी दिलवा दी होगी अंदाजन? मुझे आइडिया तो नहीं है, बट मैं अंदाज़न आपको बता सकता हूँ। लगभग मैं जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तब से अप्रॉक्सीमेट 1000 ऑफ कस्टमर्स को मैं प्रॉपर्टी दिलवा चुका हूँ। सर, अब इंदौर देखा जाए तो इंदौर ऐसा फेल जा रहा है, क्या पता आने टाइम में भोपाल से इंदौर तक की जितनी भी खाली सड़कें वहाँ पे भी टाउनशिप आ जाए। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूरे हिंदुस्तान का पैसा लोग इंदौर में क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या इंदौर में मिल गया है? इंदौर में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे थोड़े टाइम पहले तक इंदौर में पूरे हिंदुस्तान के लोग पैसा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि सुपर कॉरिडोर नया-नया आया हुआ था। सुपर कॉरिडोर पर आज की तारीख में अगर देखें तो सुपर कॉरिडोर फाइनेंशियल हब भी हो गया है, मेडिकल हब भी हो गया, एजुकेशन हब भी हो गया। ये स इनसे रिलेटेड सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सुपर कॉरिडोर पर आ चुकी है। इसके अलावा भी कई सारी जो लैंड है, इन्हीं चीज़ों के लिए रिज़र्व है। तो आने वाले समय में भी कई सारी ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो सुपर कॉरिडोर पर आने वाली हैं। और जब भी कोई बड़ी कंपनियाँ आती है तो कंपनियों के साथ में एम्प्लॉयमेंट भी आता है। जिस एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, आस-पास के एरिया में ग्रोथ उसी एरिया में ज़्यादा आती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। तो मतलब इसका मतलब है कि सुपर कॉरिडोर में प्लॉट लेके रेंट पे दे दे तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोग आएंगे तो उनको रहने की भी जगह लगेगी। मतलब रेंटल के लिए ज़्यादा सही है। के लिए ज़्यादा सही है। सुपर कॉरिडोर के साथ-साथ अगर अपन चाहें तो उज्जैन रोड पर भी जा सकते हैं। क्योंकि सुपर कॉरिडोर जो है डेवलप्ड हो चुका है। उज्जैन रोड इज़ डेवलपिंग है अभी। डेवलप हो चुका है मतलब थोड़ा बजट के बाहर जा चुका है। होता क्या है, इंदौर में मैक्सिमम जो लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जिनको प्रॉपर्टी तो खरीदना होती है बट बजट भी कम होता है।
अब अगर अपन इंदौर उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर को कंपेयर करें, तो जो जिस रेट में अपने को इंदौर उज्जैन रोड पर मेन रोड के आसपास की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, उस रेट को अगर अपन सुपर कॉरिडोर पे सर्च करेंगे तो मेन सुपर कॉरिडोर से अप्रोक्सीमेट 4-5 किलोमीटर अपने को अंदर जाना रहेगा। और इंदौर उज्जैन रोड क्योंकि डेवलपिंग है, डेवलपमेंट चल ही रहा है, अभी आपने देखा होगा 6 लेन का काम भी चालू हो ही गया है। आने वाला समय ऐसा होगा कि इंदौर उज्जैन एक ही हो जाएगा। हाँ, जैसे दिल्ली एनसीआर है और नोएडा और गुड़गांव के आसपास का। तो उसी टाइप से हो जाएगा। यही रीजन है कि इंदौर उज्जैन रोड पर प्रॉपर्टी खरीदना अभी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। प्लस वहाँ पे एक बजट फ्रेंडली चीज भी मिल जाती है। अभी सर पे चढ़ा है बिल्कुल महाकुंभ 2028। ऑब्वियसली महाकुंभ अभी 2000 अभी चढ़ा। ये जो कुंभ आ रहा है 2028 में, इस कुंभ को देखते हुए क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार प्रॉपर्टी में कितना उछाल आएगा, या क्या क्या लोग बेनिफिट मिलेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स निकल सकते हैं? कुंभ को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 3 साल में जब तक कुंभ आएगा, ये मान के चलिए इंदौर उज्जैन रोड पर जो भी प्रॉपर्टीज है अप्रोक्सीमेटली डबल तक हो जाएंगे उसके रेट। मतलब 2 का 4 हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है 100 200 300 ऊपर नीचे रहे, बट ये है कि डबल के आसपास तक अपन आ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि हर वो रोड जहाँ पर ट्रेवल ज़्यादा होता है या रोड ज़्यादा चलती है उसी पे ग्रोथ ज़्यादा आती है। एक अगर अपन बाईपास देखें तो एक समय पे हम भी जानते हैं कि बाईपास पे इतने रेट्स नहीं थे, बट क्योंकि बाईपास रोड अच्छी बन गई और वहाँ पे ट्रेवलिंग ज़्यादा हो गई, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया तो रेट वहाँ पे ग्रो हो गए। बट बाईपास वाला जो सेगमेंट है आज मिडिल क्लास फैमिली के बजट से बाहर हो चुका है। वहाँ पे प्लॉट के साइजेस भी बड़े होते हैं और रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही इंदौर उज्जैन रोड एज ऑफ नाउ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आने वाले समय में मे बी के वो भी उनके बजट से बाहर हो जाए, बट एज ऑफ नाउ में बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ओके, अब बात आती है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मेन सिटी का एक बुखार लोगों में मिलता है कि हमें तो सिटी के अंदर चाहिए, बजट भी उतना नहीं रहता है। तो अच्छा, एक चीज़ और देखने में गई कि मेन सिटी के जितने भी फ्लैट वाले लोग हैं जिनकी बिल्डिंग 20 साल पुरानी हो गई, वो लोग बेच के निकल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, और क्या ये एक अच्छा मौका हो सकता है मेन सिटी में लोगों को? देखिए फ्लैट जो होते हैं, अगर अपन किसी बिल्डिंग की बात करें तो क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होने लगा है तो किसी बिल्डिंग की एज अपन 50 साल तक मान सकते हैं। बट पुराने समय में क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो पुराने समय की जो भी बिल्डिंग है उनकी एज 30 साल के आसपास की होती होगी। तो जब वो बिल्डिंग पुरानी होते चले जाती है तो इससे पहले कि वो बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हो जाए लोग वहां से निकलना पसंद करते हैं। तो यही रीजन है कि मेन सिटी में कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ से लोग ड्रॉप करके कहीं दूसरी जगह जाना पसंद कर रहे हैं। कई सारे लोगों का बजट बहुत कम होता है लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको मेन सिटी में मिल जाए, जो कि आज की तारीख में पॉसिबल है नहीं। तो जितना बजट है उस बजट में आज की तारीख में जहाँ प्रॉपर्टी आ रही है वहां पर लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि सिटी की अगर बात करें तो जहां पर आज वो मेन सिटी समझ रहे हैं, एक समय पहले वो भी मेन सिटी नहीं हुआ करती थी। जब विजयनगर को आज से अगर 20 साल पहले देखते हैं अरे तो फिर विजयनगर कहाँ विजयनगर था? फिर वो विजयनगर नहीं था। बट उस समय कई लोगों ने सोचा कि यार सिटी के बाहर हो गया, तो ये सोच के जिसने वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ली वो आज भी नहीं ले पाए। लेकिन जिन्होंने सोचा कि हाँ उनके बजट में चीज मिल रही है और उन्होंने वहां पर प्रॉपर्टी ले ली, तो आज 20 साल पहले के और आज के विजयनगर में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। एक प्रॉपर्टी की अगर अपन डील की बात करें तो अब आते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न। पहली बात तो अगर मान लीजिए आज किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी अगर पसंद आती है तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करे कि यार इस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी चीज़ को गलत नहीं बताता। सबसे अच्छा ऑप्शन तो अभी आ चुका है रेरा। क्योंकि रेरा जो है, रेरा के आने के बाद बिल्डरों की जो मनमानी होती थी और जो इलीगलिटी होती थी वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। ये रेरा है क्या सर एग्जैक्टली? रेरा जो है एक थर्ड पार्टी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक थर्ड पार्टी, क्या कह सकते हैं उसका, हाँ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो जितने भी बिल्डर हैं जो कि कॉलोनियाँ डेवलप करते हैं उनके ऊपर ये मान के चलिए कि उनके ऊपर नजर गड़ा करके बैठी हुई होती है कि वो अपनी कॉलोनी को जिस तरीके से उन्होंने डेवलप करने का वादा किया था उस तरीके से अगर डेवलप नहीं करेंगे तो उनका बिल्डरशिप का लाइसेंस भी छीन सकता है। जनरली होता ये है कि रेरा अपने पास किसी भी कॉलोनी के 25 से 30% जो प्लॉट होते हैं वो अपने पास होल्ड करके रखती है।
उन प्लॉट्स को वो तभी रिलीज करती है जब बिल्डर उस कॉलोनी को उसके किए गए वादे के मुताबिक डेवलप कर देता है। तो बिल्डर के भी कुछ प्लॉट, कुछ एक बड़ा अमाउंट फंसा हुआ रहता है, स्टक रहता है कि अगर उसने वो कॉलोनी को उस तरीके से डेवलप नहीं की तो रेरा उन प्लॉट को रिजर्व ही रखेगा, रिलीज नहीं करेगा। इनकेस अगर बिल्डर ये करता है कि कॉलोनी को टाइमली डेवलप नहीं कर रहा है, तो रेरा की तरफ से दो बार दो बार एक्सेप्शन मिलता है। मतलब 2 बार टाइम लिमिट आगे बढ़ा दी जाती है। रेरा में बिल्डर को सारी चीज़ें मेंशन करके देनी होती है कि ये कॉलोनी आपको इतने समय तक डेवलप कर देंगे। उस टाइमलाइन में अगर वो डेवलप नहीं करता है तो रेरा की तरफ से 2 बार एक्सटेंशन मिलता है कि चलो इस साल नहीं हो पाई तो आप अगले साल कर दो, या अगले साल नहीं हो पाई तो उसके अगले साल। ये एक्सटेंशन अगर मिल इस एक्सटेंशन में भी अगर कॉलोनी डेवलप नहीं होती तो उसका बिल्डर का बिल्डरशिप लाइसेंस रद्द हो जाता है। रेरा के पास जो प्लॉट रिजर्व रखे हुए होते हैं उन प्लॉट को रेरा पे नीलामी करके जो पैसा आता है उससे कॉलोनी को डेवलप करता है। हालांकि ऐसा अभी तक देखे तो इंदौर में ऐसा कहीं हुआ नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं हुआ हो। मतलब बिल्डर सभी ध्यान रख के काम करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्डर एक एक ये छोटे छोटे प्लॉट का कुछ हिस्सा भी एक टाउनशिप के अंदर रख लेते हैं, उसको बोलते हैं LIG और EWS होता है। EWS। ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम ही है। जनरली किसी भी कॉलोनी में 25 से 30% जो प्लॉटिंग हो, सॉरी 10 से 15% जो प्लॉटिंग होती है वो LIG और EWS के लिए देनी होती है, रिजर्व होती है। LIG का मतलब लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप, ओके। तो तो ये प्लॉट छोटे भी होते छोटे भी होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। जनरली जो कॉलोनी का नॉर्मल रेट होता है उससे 300-400 रुपये कम में वो प्लॉट होते हैं। और ये प्लॉट हर किसी के लिए होते भी नहीं, जनरली ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो इस इनकम ग्रुप में आते हैं। इनके लिए कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र लगता है, आपके नाम से मध्य प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ये 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं लोगों को ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, मान लीजिए अगर 400-400 या 500-500 स्क्वायर फीट के ये प्लॉट हैं, तो क्या एक लोअर इनकम ग्रुप वाला जो काफ़ी सालों से पैसा इकट्ठा कर रहा है वो 2 या 3 प्लॉट खरीद सकता है? तो एक इतनी बड़ी टाउनशिप जो हाई क्लास कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रही है, तो गवर्नमेंट अगर EWS में उन लोगों को दे रही है जो कि आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब, तो क्या इससे इससे हाँ, इससे क्या पूरी कॉलोनी का या जो पूरा टाउनशिप बन रहा है उसका पूरा बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्लॉटिंग एरिया होता है ओनर वालों गाड़ियों की बिल्डिंग में, मतलब ऑडी जिनकी यहाँ रखी हुई है, ऐसे 50 मकानों के उसमें आप ऐसे लोगों को भी ला रहे हैं जिनका लोअर इनकम ग्रुप है। हालांकि लोग गलत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो उनका बात करने का तरीका, चीज़ों को मैनेज करने के तरीके से लेकर बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन होता है। इसको अगर अपन इस तरीके से देखें तो चाहे वो फॉर्च्यूनर वाला, ऑडी वाला हो या कोई भी हो, जितना जितना बड़े स्टेटस मेंटेन करने वाले रहेंगे उनको भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए छोटे लोगों की जरूरत होती है। घर में काम करने वालों की भी जरूरत होती है, ड्राइवर की जरूरत होती है, वर्करों की जरूरत होती है। सही तो है। जरूरत ऐसे लोगों से फुलफिल हो सकती है ना उन लोगों की। ओके, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्कीम लोगों के रोजगार से संबंध रख के भी ये रोजगार से भी संबंध रखा है, दूसरा और लोगों की नीड पूरी हो जाए इससे भी संबंध रखा है। और इसी के अलावा एक चीज ये भी होती है, ऐसा नहीं है कि LIG वालों को नॉर्मल प्लॉट के साथ में मिक्स कर देते हैं या सेंटर में कर देते हैं। हर कॉलोनी में होता यही है कि LIG और EWS वाला जो भी पार्ट होता है वो कॉलोनी के किसी एक साइड, एक कोने में दिया जाता है एक ताकि उन सेक्शन लोगों का बना है। सेपरेशन हो जाए। तो वो एक सेपरेशन हो ही जाता है। अभी एक एक कहानी और आई समझ में नहीं आती जो मुझे प्लॉट के चक्कर में, वो ये कि हमने तो आज तक पढ़ा है कि जब हम चीज़ें बल्क में खरीदते हैं तो चीज़ें सस्ती होती हैं, राइट। अगर हम कोई आइटम 1 किलो खरीद रहे, मान लो 100 रुपये की है, तो अगर हम उसको अगर 50 किलो खरीदेंगे तो उसका बल्क का जो रेट लगेगा वो 1000 नहीं कम लगेगा। प्रॉपर्टी में उसका उल्टा है कि अगर हम छोटा प्लॉट लेने जाएंगे तो रेट कम लगता है, लेकिन बड़ा प्लॉट लेने जाएंगे तो वहीं पर रेट बढ़ जाता है। क्योंकि जो भी चीजें होती है सर डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है ना। आज आपको एक चीज के रेट इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि एक एक चीज के मार्केट में, आज अगर अपन फुटकर चीजों की बात करें जैसे कि आप बता रहे थे, एक एक चीजों की डिमांड ज्यादा होती है, बल्क में डिमांड कम होती है। तो इसलिए जब डिमांड कम होती है तो सस्ते में मिल जाती है। रियल एस्टेट में इसका उल्टा है, रियल एस्टेट में बड़े प्लॉट्स की डिमांड ज्यादा होती है। अब हर वो चीज जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके रेट भी ज्यादा होते हैं। सिमिलरली कई सारी ऐसी टाउनशिप है जिसमें 800 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट हैं उनके रेट
1000 स्क्वायर फीट और 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट से बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये होता है 800 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट होते हैं उसमें मतलब आप ये होना चाह रहे हैं कि 600 स्क्वायर फीट जो 800 से कम है और 1000 स्क्वायर फीट जो 800 से ज़्यादा है, तो 800 के रेट 1000 और 600 के पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि 800 की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है। ओके। तो ये पूरा डिमांड और सप्लाई का और हर चीज़ डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। और रिसेल प्रॉपर्टी के बारे में आपका क्या विचार है कि रिसेल प्रॉपर्टी से आज की तारीख में लोग इन्वेस्ट कहते हैं ना कि बैंक बैलेंस बढ़ाना तो प्रॉपर्टी खरीद लो, 6 महीने में बढ़ जाता है, तो ये कितना सच है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो प्रॉपर्टी खरीद लो, तो वो तो है ही। रीसेल की अगर मैं बात करूं तो रीसेल में फिर जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने को सोच समझ के खरीदनी होती है, उसकी लीगलिटी चेक करनी होती है, क्योंकि कई बार रीसेल की प्रॉपर्टी इतनी पुरानी होती है कि वो रेरा के आने के पहले की होती है, जिसमें रेरा अप्लीकेबल ही नहीं होता। अब जो प्रॉपर्टी में रेरा अप्लीकेबल नहीं है उसमें रेरा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप बिल्डर से खरीद नहीं रहे, आप ऑलरेडी किसी यूजर से खरीद रहे हैं, तो उसमें रेरा कुछ नहीं कर सकता। आपको लीगलिटी चेक करनी होती है। लीगलिटी चेक करने के लिए कॉलोनीज के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि टीएनसी होता है, डाइवर्जन होता है, डेवलपमेंट परमिशन होती है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ये सारी अगर चीज़ें एक बराबर हैं तो आप रीसेल में भी डील कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी सैलरी 10 लाख से कम है सालाना, तो उसको किस तरीके का निवेश करना चाहिए, या पहले निवेश करके अपना पैसा बढ़ाना चाहिए फिर मकान बनाना चाहिए, या ऑब्वियसली सर देखिए, निवेश करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कई बार ये होता है, अगर अपन बात करें सेल्फ ग्रोथ की, तो कई बार ये होता है कि लोग जो भी उनका पैसा होता है सबसे पहले उसको लगाते हैं रहने के लिए। बट मैं ये सोचता हूँ कि जो भी अपना फंड है उसको रहने की जगह इन्वेस्टमेंट करें। जब आपका इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको मिलना चालू होगा तो आप रहने के लिए और अच्छा प्लान कर सकते हैं। बट जो भी पैसा उसको अगर आप रहने के लिए लगा देंगे, जिससे आप रहने के लिए पैसा लगाएंगे तो उससे रिटर्न आएगा नहीं। हाँ ईएमआई अलग चालू हो जाएगी, रिटर्न कुछ आना नहीं है। ईएमआई भरना है, रिटर्न आ नहीं रहा है, फिर लोड आएगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये हो सकता है कि ठीक है जो ईएमआई आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा तो आपकी ईएमआई भी आ जा सकती है और आप जो जहाँ पर रह रहे हैं उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब एक सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि जब किसी प्रॉपर्टी की डील होती है, राइट, तो एक टोकन अमाउंट दिया जाता है जो 16 चिट्ठी पे होता है, उसके बाद कुछ 25% का 7 दिन का समय के बाद होता है। अब बात आती है रजिस्ट्री वाले दिन, तो रजिस्ट्री वाले दिन एक अमाउंट होता है गाइडलाइन का और एक अमाउंट होता है इक्विटी, जिसको इक्विटी अमाउंट बोलते हैं, जो अलग वाला अमाउंट है ना। तो जनरली वो अलग वाला अमाउंट लोग क्या तो कैश लेते हैं, या फिर अगर अकाउंट में भी लेते हैं तो कुछ उसमें टैक्स वगैरह भी जोड़ो। आज एक आदमी बैंक लोन के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है 1 करोड़ की, अब उसके पास उसको लोन सेंक्शन है 1 करोड़ का, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक रजिस्ट्री बैंक पे नहीं जाएगी तब तक बैंकर उसे इसी टाइम पे रिलीज नहीं करेगा। और उसके पहले उसको चेक की फोटोकॉपी मिलेगी जो कि गाइडलाइन के रेट का होगा। अब ऐसी स्थिति में आदमी फंस जाता है कि उसके पास इतना कैश है नहीं जो बाद में भले 7 दिन बाद आ रहा है तो वो उसको दे दे। ऐसी कंडीशन में आप अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं? इसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। जो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है, जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा वो रजिस्ट्री नहीं करेगा, और जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा वो बाय भी नहीं कर पाएगा। तो इसका बीच का रास्ता कई बार तो हम ये करते हैं कि एक रिवर्स एग्रीमेंट करवा लेते हैं। इन केस अगर कोई सेलर पार्टी रिवर्स एग्रीमेंट पे एग्री नहीं करती तो फिर वो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। इवन अगर एज ए ब्रोकर मैं बात करूं अपने आप की, तो हम लोग का काम ही यही होता है, डील को बैठाने के लिए जो भी बीच की चीजें होती है उसको मैनेज करने वाला। मगर ये वाला अमाउंट तो गाइडलाइन से ही बड़ा होता है, इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना मतलब एक सामान्य आदमी के लिए भी टफ है। होता है, ये टफ होता है। और इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए हम भी कस्टमर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, क्योंकि 6-7 दिन 8 दिन का बाद जो अमाउंट आने वाला होता है, उस 7-8 दिन के तक हमें भी जो अमाउंट अरेंज करना होता है हम लोग भी कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, क्योंकि इसका जो वेरिएशन होता है बहुत लंबा होता है। कई बार वो अमाउंट 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख या ऑलमोस्ट 1 CR तक भी गया है, वो भी हम लोगों ने मैनेज किया है। तो उसके लिए हम एक नॉमिनल सा अमाउंट लेते हैं
तो उसके अमाउंट के साथ साथ हम लोग रिवर्स एग्रीमेंट भी करवाते हैं, चेक भी लेते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज हमें लेना होता है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि चीज़ डिलीवर हो जाए। तो ऑडियंस आप भी ये चीज़ ध्यान रखें, हो सकता है कि शायद आप भी इस परेशानी से परेशान हो रहे हों और इसी कारण अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सर से ज़रूर मिले। वर्मा सर आपको ये फैसिलिटी तो दे देंगे कि आपका मकान जो आपका सपना है उसे तो ज़रूर बना देंगे। आगे चलते हैं वर्मा सर और हम बात करते हैं इंदौर में कौन सी जगह है जहाँ पर अगर हम रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें तो आज की तारीख में प्लॉट खरीदें, एक साल में कंस्ट्रक्शन कर ले तो हमको बेसिक सारी सुविधा मिल जाए जो आज की तारीख में मिड ऑफ द सिटी मिल रही है, यानी कि पब्लिक कन्वेंस, हॉस्पिटल, स्कूल, उसके बाद जो ग्रोसरी स्टोर है, जो छोटी मोटी रोज की चीज़ें लगती है, कॉस्मेटिक हो गया, सारी चीज़ें। इंदौर उज्जैन रोड आज ऑफ नाउ में बेस्ट ऑप्शन है। रीजन बिहाइंड, बजट फ्रेंडली है। जो बेसिक नीड की चीज़ें वो आपको सारी मिल जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाता है, स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं, हॉस्पिटल मिल जाती है, सारी चीज़ मिल जाती है। डेली नीड की सारी चीज़ें इंदौर उज्जैन रोड पर अवेलेबल है। अभी तक मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अरविंद हॉस्पिटल से लेकर के धर्मपुरी तक के बीच में जितनी भी कॉलोनी, ऑलमोस्ट सभी कॉलोनी में वर्क करता हूँ, और वहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जहाँ पर आपको बेसिक नीड की चीज़ नहीं मिलेगी। हम अगर एक चीज़ माने कि मतलब आपने मुझे बताया था कि डबल का रेट निकल जाएगा, तो अगर हम 50 लाख डालते हैं तो 1 करोड़ तक निकल जाएगा। ओके, तो उस 1 करोड़ को लेके फिर व्यक्ति अपना एक अच्छा मकान, मगर 50 के लिए जो उसने लिया होगा कितना ईएमआई मिल जाता है बैंक से एक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो? ईएमआई की अगर मैं बात करूं तो हर 1 लाख पे 1,000 रुपये ईएमआई आप मान करके चलिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज इतनी ईएमआई आती है। 1 लाख पे 1,000 रुपये, मतलब आज की तारीख में तो एक प्रॉपर्टी लेना मतलब आदमी कौन बने करोड़पति हो ही गया है। तो ये प्रॉपर्टी में अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। आजकल कंस्ट्रक्शन के भी बहुत नए नए तरीके आ गए और कई सारी फॉरेन के आइटम्स भी लगवाते हैं लोग, इंपोर्टेड मटेरियल भी करवाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम माने कि एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल कॉस्ट है? क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल के 1800 भी ले रहे हैं, 2000 भी ले रहे हैं, 2500 भी ले रहे हैं। अच्छा, 3000 वाला भी मिला, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो क्या लगा रहा है, उस काम अच्छा करके दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज हम क्या समझें कि एक व्यक्ति, क्योंकि क्या है ना, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ माथा देख के तिलक लगा जा रहा है। बंदे के पास बजट है, खींच देंगे 10-1 लाख और खींच दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात करें तो मैं खुद भी 1,800 रुपये पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन मैं खुद भी चार्ज करता हूँ। और कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन आपको 1,200 रुपये में भी दे देंगे। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है आपको 1,300 रुपये में भी कंस्ट्रक्शन दे दे। बट मेरा ये मानना है कि कंस्ट्रक्शन जो होता है, सिमिलरली जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक मकान के लिए आदमी अपनी जीवन भर की कमाई लगाता है, जीवन भर की पूंजी लगाता है, और बनने के बाद में अगर उसको पता चल रहा है कि कहीं से दरारें आ रही हैं, सीलन आ रही है, प्लास्टर गिर गिर रहा है, ये सारी चीजें मिलती है, तो वो बकहावत से ना कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो वो बिल्कुल सही बैठती है यहाँ पर। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद ने भी देखा कि कई मकानों में दरारें आती हैं। कई बार जब रीसेल के लिए मकान आते हैं तो आते हैं, हम लोग देखने भी जाते हैं, तो पता चलता है कि कहीं सीलन आ रही है, कहीं दरारें आ रही हैं। तो वो वही बात होती है कि ठीक है, आप प्लॉट खरीदते समय आपने पैसा पूरा लगा दिया, जितने की प्लॉट की वैल्यू हो रही थी वो पूरा लगा दिया, आप कंजूसी कर रहे हैं मकान बनाने में, जबकि प्लॉट भी आपने मकान के लिए ही खरीदा और कंजूसी करते हैं मकान बनाने में। तो वो करने से अच्छा है कि कोई अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर पकड़े, पैसे आपके भले 100-200 रुपए ज्यादा लगे, बट आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाए। और रही बात कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग हर चीज में बढ़ती, क्योंकि आजकल आदमी सिर्फ मकान नहीं चाह रहा है, मकान से ज्यादा डेकोरेटिव आइटम चाहता है मकान में। और आप यकीन मानिए, एक मकान को खड़ा करने में जितना पैसा लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही पैसा उसको डेकोरेट करने में लग जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में अगर हम 1 करोड़ लग रहा है तो 1 करोड़ उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के एसेसरीज में लग जाएगा। बिल्कुल लग जाता है सर। आजकल होता है, कोई भी आदमी, पहले क्या होता था, ठीक है मकान बना लिया, बाथरूम में टाइल्स नहीं भी लगवाई चलेगा। आज कोई भी आदमी बाथरूम में पूरी 9 फीट तक उनको टाइल्स चाहिए होती है, किचन में 6 फीट तक टाइल्स चाहिए होती है, किचन मॉड्यूलर चाहिए होता है, टीवी यूनिट चाहिए होता है।
तो ये सारी चीजें, हर चीज हर आदमी को चाहिए आजकल। लाइट डेकोरेटिव चाहिए, पीओपी फॉल सीलिंग चाहिए, स्टेयर्स पे ग्लास चाहिए। तो ये सारे डेकोरेटिव आइटम आप पड़वाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। आज से अगर पुराने मकानों की बात करें तो कई सारे ऐसे मकान है जहाँ पे लोग गैलरी नहीं बनाते थे, वही सीमेंट ईंट की दीवार बना करके वो उनकी रेलिंग हो जाती थी। टाइल्स बाथरूमों में या मकानों के का चकड़े का हो। नहीं करते थे, वो सीमेंट का ही राला कर लेते थे। तो अब जैसे जैसे आप सुविधा लेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ये फिक्स है। क्या एक मकान में बोरिंग होना बहुत अत्यंत आवश्यक है इंदौर जैसी सिटी में, कि क्योंकि हर ऑब्वियसली हर जगह ना नर्मदा का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, और एक कॉलोनी में हर प्लॉट पर पानी का अरेंजमेंट होता है, हर प्लॉट पर नल दिया हुआ होता है। बट वहां पे फिर एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपको डेली का 30 मिनट पानी मिलेगा, 1 आवर पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पानी को लेकर आपको इंडिपेंडेंसी मिले तो आपको बोरिंग करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कॉलोनी से जो पानी मिलता है वो भी सफिशिएंट होता है। जरूरी नहीं है कि कॉलोनी में अगर 50 घर है तो 50 जगह गड्ढे कराए जाए। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होता है, जो आजकल नहीं रखा जाता है। होता क्या है, किसी भी कॉलोनी में बीच में सड़क बनाने के आसपास जो पेवर्स लगाए जाते हैं वो जनरली पेवर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि बरसात का जो पानी हो वो सीधे जमीन में बैठे। जो कच्चे लगाए जाते हैं नीचे मोरम डाल करके उसके ऊपर लगाए जाते हैं। बट लोग जब मकान बनाते हैं तो वो चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर स्लॉप डाल लेते हैं और उसके ऊपर भी पक्का कर लेते हैं। तो जब आप जमीन में पानी बैठने ही नहीं देंगे तो आपके बोरिंगों में पानी कहाँ से आएगा? तो बोरिंग इसीलिए करवाना पड़ता है क्योंकि कॉलोनी का जो एक बोरिंग करा जाता है जिससे पूरे कॉलोनी में पानी देना होता है, वो इतने सारे घर के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है। गर्मियों में वो बोरिंग बैठ जाता है तो फिर आपको अपना बोरिंग यूज करना पड़ता है। बट अगर इन छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, जो पेवर्स को अगर पेवर्स के तरीके से यूज किए जाएंगे कि जमीन में पानी बैठे, तो कॉलोनी का जो बोरिंग है वो भी नहीं बैठेगा, तो सबको सफिशिएंट पानी मिल पाएगा। अब सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो वो इंदौर उज्जैन रोड है। ऐसा क्यों? बजट फ्रेंडली इसलिए है और बजट फ्रेंडली भी है, दूसरी डिमांडिंग भी है और ग्रोइंग भी है। अभी आपने देखा होगा इंदौर उज्जैन रोड पे 6 लेन का काम चालू हो ही गया है। सिंहस्थ आते आते इंदौर उज्जैन रोड भी चालू हो जाएगा। प्लस MR10 स्क्वायर से लेकर भानगढ़ होते हुए एक उज्जैन रोड पे एक रोड निकल रही, वो रोड भी चालू हो जाएगी। उस रोड को बनाने का रीजन यही है ताकि इंदौर उज्जैन रोड से इंदौर से उज्जैन की तरफ जाने वाला जो भी ट्रैफिक है इस रोड पे डाइवर्ट किया जाए। सिमिलरली लवकुश स्क्वायर के उस तरफ वाला जो भी एरिया है, जैसे कि कालानी नगर हो गया, विजयनगर के आस सॉरी विजयसन माता मंदिर के आसपास का जो भी एरिया हो गया, वो एरिया से जो भी उज्जैन की तरफ जाने वाले लोग हैं वो TCS स्क्वायर से डाइवर्ट होकर के सीधे उज्जैन रोड पे निकल सकते हैं। अहलियाबाद का तो अभी हम फिक्स नहीं कह सकते कि कब तक बनेगा और कहाँ से कहाँ निकल रहा है। अभी तक 3 बार तो वो चेंज हो चुका है, तो अभी उसका कुछ परमानेंट नहीं कह सकते। मैं उन्हीं रोड की बात कर रहा हूँ जो रोड का काम चल रहा है या ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। TCS से उज्जैन रोड पर जाने वाला जो रोड है जिसको पालिया रोड बोलते हैं वो रेडी हो चुका है। तो अगर उस तरफ से जो भी उज्जैन की तरफ जाने वाले लोग हैं वो लवकुश स्क्वायर नहीं आते हुए TCS से डायरेक्ट डाइवर्ट होकर उज्जैन रोड पे निकल सकते हैं। सिमिलरली इंदौर के इस एरिया वाले लोग उज्जैन जाना चाहते हैं तो MR10 से डाइवर्ट होकर डायरेक्ट उज्जैन रोड पे निकल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अभी हम एक बात करें तो किस साइज में आपके पास रेडी टू पोजीशन प्लॉट अभी अवेलेबल है? साइजेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 350 स्क्वायर फीट से प्लॉट्स चालू हो जाते हैं। और अगर बेसिक से अगर मैं बात करूं, एक छोटी फैमिली को रहने के लिए छोटा प्लॉट भी सफिशिएंट होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग बजट के कारण प्लॉट नहीं लेते हैं। हो सकता है आज आपका बजट 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए में अगर आपको आज 350 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल रहा है तो आपको छोटा लग रहा है, आज आपने लिया नहीं। आने वाले समय में 1-2 साल रुक करके आप आपके बजट को 10 लाख से बढ़ा करके हो सकता है आप 15 लाख कर लो। लेकिन उन आने वाले 2-3 साल में जो 10 लाख में आपको 350 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल रहा था, हो सकता है कि 15 लाख में भी वो ना मिले। तो आज की तारीख में आपके बजट में जो साइज का भी प्लॉट आपको मिल रहा है वो लेना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ना कि वेट करना। क्योंकि समय के साथ साथ हाँ लेना जरूरी है, नहीं तो महंगा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और हम भी आशा करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, और अब जब वर्मा सर आपके साथ हैं तो फिर आपको वो सेकंड अमाउंट की भी टेंशन नहीं है। तो आप चाहें तो आप इनके साथ भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक पे। धन्यवाद।